जय श्री कृष्णा मित्रों, मैं पुष्पेंद्र गुर्जर आप सभी मित्रों का डिस्कवरी क्लासेज के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मित्रों, आज से मैं आपके लिए प्रारंभ करने वाला हूं जो स्कूल लेक्चरर की एग्जाम जो ज्योग्राफी से देने वाले हैं उन मित्रों के लिए खासकर। मित्रों, ये जो आपका सिलेबस जो दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो अपलोड करूंगा मैं डिस्कवरी क्लासेज चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी संपूर्ण सिलेबस स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट पॉइंट तक जितनी भी वीडियो बनेंगी, वीडियो का क्रमांक मैं आपको दूंगा उसमें 1 नंबर 2 नंबर 100 80 85 जो भी है। हमारे जो सिलेबस दे रखा है उसमें सिलेबस मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं समझा चुका हूं। उस वीडियो के अंदर के सिलेबस में मैंने आपको बताया कि जो पहला जो कुआ है वो उच्च माध्यमिक स्तर का सिलेबस दिया हुआ है। उच्च माध्यमिक स्तर में पहला है भौतिक भूगोल, और भौतिक भूगोल के अंतर्गत जो पहला जो चैप्टर दे रखा है वो दिया हुआ है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो मित्रों, आज हम अध्ययन करने वाले हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आप भी जो मित्र इसको एग्जाम स्कूल लेक्चरर का एग्जाम देने वाले हैं तो पेन और कॉफी लेकर के बैठे, तुरंत साथ साथ नोट करते रहे। तो हेडिंग में आप लिखोगे मित्रों, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये जो पहला हमारा जो टॉपिक है पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये फर्स्ट वीडियो है आज की। अच्छा मित्रों, देखो, जब पृथ्वी की जब आंतरिक संरचना का हम अध्ययन करते हैं तो आपको पता है कि जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं, पृथ्वी की जो बाह्य स्थलाकृतियां हैं वो आंतरिक संरचना से काफी हद तक मैच करती हैं। वैसे अगर देखा जाए तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगर्भ शास्त्र का विषय है। कौन से शास्त्र का? तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना भूगर्भ शास्त्र का विषय है। ये भूगर्भ शास्त्र का विषय है। अब भूगर्भ शास्त्र का विषय, लेकिन जब हम पृथ्वी की स्थलाकृतियों का विश्लेषण करते हैं तो हम इसका अध्ययन भूगोल के अंतर्गत करते हैं। मित्रों, जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव के लिए दृश्य नहीं है, लेकिन कुछ अप्रत्यक्ष स्रोत हैं। उन अप्रत्यक्ष स्रोतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। और वो अप्रत्यक्ष स्रोत 3 प्रकार के पाए जाते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अब हम स्टेप बाय स्टेप देखिए। तो जो प्रथम अप्रत्यक्ष स्रोत होते हैं मित्रों, पहला जिसको अपन बोल सकते हैं वो है अप्राकृतिक साधन। इन अप्राकृतिक साधनों के माध्यम से। दूसरे नंबर पर आता है विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित, उनके आधार पर। तो मैं यहां लिख देता हूं पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित। किससे संबंधित? उत्पत्ति से संबंधित। पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत। उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, जो विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है मित्रों प्राकृतिक साधनों के माध्यम से हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। प्राकृतिक साधन, इन 3 आधारों पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान कर सकते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार की हो सकती है। तो सबसे पहले जो मैंने आपको लिखा है मित्रों वो कौन सा है? तो ये लिखा है अप्राकृतिक साधन। अच्छा, इस अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? तो फर्स्ट नंबर पर आता है, ए नंबर पर, वो है मित्रों घनत्व। कौन सा? घनत्व। सबसे पहले हम घनत्व की बात करते हैं। अच्छा, घनत्व की हम बात करते हैं तो घनत्व क्या है? आपको पता है मित्रों, पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो कितना है? 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। पृथ्वी सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, जबकि इस सौर मंडल का सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो वो है शनि। अच्छा देखिए, हम बात करते हैं घनत्व। तो मैं यहां लिख देता हूं पृथ्वी
पृथ्वी सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है, घनत्व वाला ग्रह है। अच्छा, इसका घनत्व कितना है? तो 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है मित्रों। पृथ्वी का औसत घनत्व, ये इसका औसत घनत्व है। अच्छा, ये तो हो गई सर्वाधिक। और न्यूनतम की बात करें हम, किसकी? तो न्यूनतम घनत्व किसका है? तो सौर मंडल में न्यूनतम घनत्व मित्रों शनि का। किसका? शनि न्यूनतम घनत्व वाला 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर के हुए, 0.96 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका औसत घनत्व है। किसका? शनि का। अच्छा मित्रों, मैं इससे क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि हम बात कर रहे हैं अप्राकृतिक साधनों पृथ्वी की आंतरिक संरचना का। तो घनत्व यानी कहने का मतलब पृथ्वी की जो ऊपरी परत है, क्रस्ट, या जिसको हम बोलते हैं सियाल परत, उसका औसत घनत्व 3 है, यानी 3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। लेकिन हम जैसे जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में गहराई में बढ़ते जाते हैं तो उसका क्या है? घनत्व भी बढ़ता जाता है। सियाल का औसत घनत्व 3 है। सीमा का औसत घनत्व अगर मेंटल का पूछा जाए तो लगभग 4.67 ग्राम के प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और लेकिन अगर नीचे पूछ लिया जाए कोर का, निफे के बारे में, तो उसका 11 से लेकर 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। यानी मित्रों, जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ते जाएंगे तो उससे क्या होगा? घनत्व में भी वृद्धि होती जाएगी। जब घनत्व में वृद्धि होती जाएगी, इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस धातुओं से या अधिक घनत्व वाली धातुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो एक तो ये है हमारा अनुमान लगाने का, जो अप्राकृतिक साधन घनत्व के आधार पर हम अनुमान लगाते हैं। दूसरा है मित्रों, बी नंबर पर, वो दबाव के माध्यम से। दबाव, अच्छा, दबाव के आधार पर भी हम अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उन पर दबाव कम पाया जाता है, और दबाव कम होने के कारण उनका घनत्व भी कम पाया जाता है। लेकिन जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में बढ़ेंगे तो क्या होगा कि उनका घनत्व यानी उनका दबाव बढ़ता जाएगा, और जब उनका दबाव बढ़ेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा? घनत्व में वृद्धि होती जाएगी। लेकिन हर प्लेट की या हर परत की एक दबाव सहन करने की या दबाव की एक लिमिट होती है। उसके बाद उस पर चाहे कितना ही दबाव क्यों ना डाला जाए, उसके घनत्व में वृद्धि नहीं हो सकती। उसके घनत्व की एक लिमिट होती है, उसके दबाव की एक लिमिट होती है। तो दबाव दूसरा कारण है। दबाव आपको पता है कि गहराई में जाने पर, मैं यहां लिख देता हूं, गहराई में जाने पर क्या होगा? दबाव बढ़ता जाता है। गहराई में जाने पर क्या होगा मित्रों? दबाव में वृद्धि होगी, और दबाव में वृद्धि होगी तो क्या होगा? दबाव में वृद्धि होगी जिससे घनत्व में वृद्धि होगी। घनत्व में वृद्धि होगी यानी घनत्व भी बढ़ जाएगा। जैसे दबाव बढ़ेगा तो तुरंत ही घनत्व में वृद्धि होगी। तो यह था दबाव, दूसरा कारण। और तीसरा जो कारण है मित्रों, वो तीसरा जो इंपॉर्टेंट कारण है, यानी मैं यहां पे सी लिख देता हूं, और तीसरा इंपॉर्टेंट कारण है वो है तापक्रम। कौन सा क्रम? तापक्रम या तापमान। यानी मित्रों, आपको पता होगा कि हम 32 मीटर की गहराई पर जाते हैं, यानी इस सरफेस से, पृथ्वी की सतह से जैसे हम गहराई में बढ़ेंगे तो तापमान में भी क्या होती है? वृद्धि होती जाती है। 32 मीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। यानी यहां पे जितना तापमान है सरफेस पे, सतह पे जो तापमान है, उसके अगर अंदर, पृथ्वी की सतह के अंदर 32 मीटर गहराई में जाएंगे तो कितना डिग्री? 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा। लेकिन इसकी जो तापमान बढ़ने की जो दर है वो एक समान नहीं रहती, अलग अलग, उसमें अलग अलग रहती है। तो वो क्या रहती है मित्रों? देखो मैं आपको यहां बता देता हूं कि तापमान
पहले तो यहां पे प्रति कितने मीटर, 32 मीटर की गहराई में कितने डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। कितने डिग्री की वृद्धि होती है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि होती है मित्रों। लेकिन अगर हम 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएं तो ये जो रेशियो है कितने किलोमीटर तक, 0 से लेकर के 100 किलोमीटर तक, 100 किलोमीटर, और ये मैं सिंबल गहराई के लिए लगा रहा हूं कि 0 से लेकर 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो ये जो वृद्धि है ये 12 डिग्री सेंटीग्रेड के हिसाब से हो जाएगी, सेल्सियस। अगर हम मित्रों 100 से लेकर के या 0 से लेकर के 200 तक जाएंगे तो ये जो गहराई तक जाएंगे तो ये जो वृद्धि दर है ये रह जाएगी मित्रों कितना, 2 किलोमीटर प्रति किलोमीटर पर कितनी रह जाएगी, 2 डिग्री रह जाएगी। और अगर हम 0 से लेकर के 300 का आकलन किया जाए, कितने किलोमीटर का, 300 किलोमीटर की गहराई तक आकलन किया जाए तो ये घट करके रह जाएगी 1 डिग्री। देखो मित्रों, मैंने आपको बताया कि जो ये स्टार्टिंग में तो गहराई में हम जाते हैं तो 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में वृद्धि हो जाती है। लेकिन ये दर फिक्स नहीं है, हम 100 किलोमीटर की गहराई तक जाएंगे तो ये 12 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से वो होती है, वृद्धि होती है। लेकिन 200 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये 2 किलोमीटर प्रति के हिसाब से वृद्धि होगी। और फिर लास्ट में हम 300 किलोमीटर तक जाएंगे तो ये 1 डिग्री के हिसाब से वृद्धि हो जाएगी तापमान में। और 300 के बाद में जाएंगे तो भी यही रहेगी, तो इसकी ये 1 डिग्री सेल्सियस। तो ये तापमान में वृद्धि, इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम गहराई के अंतर्गत बढ़ते जा रहे हैं तो यानी जो अंदर की जो आंतरिक परतें हैं वो भारी धातुओं से बनी हुए हैं। और जब इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो वो क्या होंगी, तरल अवस्था में पाई जाएंगी। तो ये एक प्रकार से क्या अनुमान है, अप्राकृतिक साधनों के आधार पर हम इसका अनुमान करते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है। तो तापमान में वृद्धि हो रही है, तो जब तापमान में वृद्धि होगी तो इससे अनुमान लगाया सकता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी हो सकती है, तरल अवस्था में हो सकती है। अब दूसरे नंबर पर मित्रों, जो विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं, विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांतों के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाते हैं कि विद्वानों ने जो सिद्धांत दिए हैं। अब इन्होंने जो सिद्धांत दिए, जो पहला जो सिद्धांत है जिसको अपन बोलते हैं ग्रहाणु परिकल्पना। कौन सी परिकल्पना मित्रों, ग्रहाणु परिकल्पना, ग्रहाणु परिकल्पना। अच्छा, इस ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, तो वो ठोस अवस्था में, इस परिकल्पना के अनुसार कैसा है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरे नंबर पे जो दी हुई है वो है ज्वारीय परिकल्पना। कौन सी, ज्वारीय परिकल्पना। अच्छा मित्रों, इस ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा है, तरल अवस्था में पाया जाता है। ये विद्वानों के द्वारा अनुमान लगाए गए हैं, उनके सिद्धांत दिए गए हैं। तीसरे नंबर पर जो मित्रों आता है वो है वायव्य परिकल्पना। वायव्य परिकल्पना, इस वायव्य परिकल्पना के अनुसार भी पृथ्वी का जो अंतरतम है वो कैसी अवस्था में, तरल अवस्था में। यानी इनके जो अनुमान है, इन अनुमानों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन किया गया है कि इनकी जो पृथ्वी का जो आंतरिक संरचना है वो किस अवस्था में पाई जाती है और उनका कैसे हो सकता है। तो अलग अलग सिद्धांत दिए, ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार ठोस अवस्था में, ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार तरल अवस्था में पाई जाती है, और वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, तरल अवस्था में। अब आते हैं मित्रों प्राकृतिक साधन। तो प्राकृतिक साधन के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, तो प्राकृतिक साधन में आते हैं जैसे ज्वालामुखी। अच्छा, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में मित्रों
हमको बताया जाता है कि ज्वालामुखी, आपको पता है कि ज्वालामुखी के अंतर्गत या ज्वालामुखी के दौरान पृथ्वी के आंतरिक भाग से एक तप्त लावा निकलता है, गर्म लावा निकलता है। उस गर्म लावा से अनुमान लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो तरल या अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता होगा, ऐसा अनुमान है। क्योंकि पृथ्वी के जो आंतरिक भाग से जो तप्त और गर्म जो लावा निकलता है, उस लावा के आधार पे अनुमान लगाते हैं कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा हो सकता है, तरल अवस्था में हो सकता है, लेकिन कोई ठोस डिसीजन इससे नहीं निकाला जा सकता है। ये मैं यहां लिख देता हूं, ज्वालामुखी के दौरान निकलने वाला तप्त गर्म लावा से अनुमान लगाया जाता है, लगाया जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा होगा। तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो मित्रों पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो कैसा होगा, तरल अवस्था में होगा, लेकिन फिर भी ज्वालामुखी के माध्यम से कोई ठोस निष्कर्ष नहीं निकाला जाता। तो यानी ठोस निष्कर्ष नहीं निकलता है। दूसरे नंबर पर आती है मित्रों जिसको हम बोलते हैं भूकंप। दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, वह है भूकंप। और भूकंप के माध्यम से भी हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगा सकते हैं। वैसे वास्तविकता में अगर देखा जाए मित्रों, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का तो अध्ययन किया जाए तो वो हम भूकंप विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन हम किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन यहां मैं लिख देता हूं, किसके माध्यम से कर सकते हैं, तो भूकंप विज्ञान के माध्यम से, भूकंप विज्ञान के माध्यम से कर सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किससे किया जा सकता है, भूकंप विज्ञान के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन किया जा सकता है। अच्छा, भूकंप विज्ञान के माध्यम से अध्ययन किया जाता है कैसे, कि भूकंप के दौरान दो होते हैं। जैसे भूकंप आता है, ये है, मान लेते हैं ये पृथ्वी है और यहां से भूकंप का पहला पॉइंट है जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ, इसको अपन बोलते हैं फोकस। क्या कहते हैं, फोकस, या इसी को बोलते हैं अपकेंद्र। और जहां पर भूकंप पहले महसूस किया जाता है यहां पे, इसको बोलते हैं अपन एपीसेंटर, या इसी को हम कहते हैं अभिकेंद्र। क्या कह सकते हैं, अभिकेंद्र। मित्रों देखो, हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में अध्ययन करने का जो सबसे बेस्ट अगर कोई तरीका है तो वो हम भूकंप के माध्यम से कर सकते हैं। और भूकंप विज्ञान का अध्ययन यानी होना चाहिए पहले आंतरिक संरचना का अध्ययन करते समय। तो इस प्रकार से जैसे पृथ्वी मान लेते हैं, ये पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी। अब इसमें जैसे पहले, सबसे पहले जहां पे भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से स्टार्ट होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकस, या उसी को क्या बोलते हैं, अपकेंद्र। लेकिन जहां पर सर्वप्रथम महसूस किया जाता है तो पृथ्वी की सतह पे, ये तो होता है पृथ्वी के अंदर, और ये अभिकेंद्र कहां होता है, पृथ्वी की सतह पर। तो पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जहां पर भूकंप सर्वप्रथम महसूस किया जाता है क्या कहलाता है, अभिकेंद्र कहलाता है। अब मित्रों, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है किस यंत्र के माध्यम से, भूकंप का जो मापन किया जाता है, तो भूकंप का मापन, भूकंप का मापन। अब भूकंप का जो मापन किया जाता है वो किसके माध्यम से किया जाता है मित्रों, वो किया जाता है सीस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से किया जाता है। भूकंप का मापन किसके माध्यम से किया जाता है, तो मित्रों भूकंप का जो मापन किया जाता है वो सीस्मोग्राफ यंत्र के माध्यम से भूकंप का मापन किया जाता है। और इस सीस्मोग्राफ
यंत्र पर कई भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन भूकंपीय तरंगों की प्रकृति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान लगाया जाता है। किसकी? भूकंपीय जो तरंगें उत्पन्न होती हैं, कौन सी? जो इसके दौरान जो तरंग उत्पन्न होती हैं और इन तरंगों के आधार पर यानी मैं कहूं कि इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर, किसके आधार पर? इन तरंगों की प्रकृति के आधार पर भूकंप की यानी पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अनुमान किया जाता है। और भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कितने प्रकार की? तो मित्रों भूकंप के दौरान कितने प्रकार की? 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। कितने प्रकार की? तो भूकंप के दौरान 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं। और वो तरंगें कौन कौन सी होती हैं अब हम अध्ययन करेंगे उनके बारे में। लेकिन एक बार इसका पहले रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसको मिटा के फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखो आज हमारा टॉपिक था पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हम अध्ययन कर रहे थे। तो मित्रों पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना, मैंने आपको बताया कि पृथ्वी का जो बाह्य भूभाग है वो आंतरिक भाग से काफी हद तक मैच खाता है। भू आंतरिक संरचना का अध्ययन भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, लेकिन इसे हम स्थलाकृतियों के विश्लेषण की अगर बात की जाए तो उसको हम भूगोल में उसका अध्ययन करते हैं। और पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो मानव का दृश्य नहीं है, मानव की पहुंच नहीं है वहां तक, मानव उसको नहीं देख सकता, लेकिन उसको अप्राकृतिक यानी अप्रत्यक्ष साधनों के माध्यम से हम अनुमान लगाते हैं। और अप्राकृतिक साधन यानी अप्रत्यक्ष साधन 3 है। अप्राकृतिक साधन पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के सिद्धांत और प्राकृतिक साधन। अप्राकृतिक साधन में पहला था मित्रों घनत्व। क्या था? अप्राकृतिक साधन के अंतर्गत घनत्व। पृथ्वी सौर मंडल का सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह है और पृथ्वी का जो औसत घनत्व कितना है 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। और न्यूनतम जो पृथ्वी इसका घनत्व है सौर मंडल में सबसे कम तो वो शनि का है, और शनि का कितना है 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। मैंने आपको बताया कि जैसे हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो उसके घनत्व में वृद्धि होती जाती है। सेकंड नंबर पर आता है अप्राकृतिक साधनों में दबाव। तो गहराई में जाने पर दबाव में वृद्धि होती है, और जिस दबाव में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उसका घनत्व भी बढ़ेगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भारी धातुओं से बना हुआ है, और जब भारी धातुओं से बना होगा तो ऑटोमेटिक दबाव में वृद्धि होगी और घनत्व में भी वृद्धि होगी। तीसरे नंबर पर आता है मित्रों तापक्रम। और तापक्रम के अंतर्गत मैंने आपको बताया कि प्रति 32 मीटर की गहराई पर कितने डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या हो जाती है, 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। 1 डिग्री तापमान बढ़ जाता है। और अगर 100 किलोमीटर तक की बात करें तो ये 12 डिग्री के हिसाब से बढ़ता है, और 200 की बात की जाए तो 2 डिग्री, और 300 की बात की जाए तो प्रति 1 किलोमीटर में कितने डिग्री, 1 डिग्री सेंटीग्रेड यानी तापमान की वृद्धि हो जाती है। तो ये आपको याद रखना था तापमान से रिलेटेड, और जो आंतरिक अनुमान लगा सकते हैं। दूसरे नंबर पर आता है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विद्वानों के सिद्धांत। जो पहला सिद्धांत है वो परिकल्पना है ग्रहाणु परिकल्पना, और ग्रहाणु परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। दूसरे नंबर पर आता है ज्वारीय परिकल्पना, और ज्वारीय परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी कैसे है, तरल अवस्था में पाई जाती है। और वायव्य निहारिका परिकल्पना, वायव्य निहारिका परिकल्पना के अनुसार पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो भी तरल अवस्था में मानती है, वायव्य निहारिका परिकल्पना भी। इसके अलावा तीसरे नंबर पर आता है प्राकृतिक साधन। प्राकृतिक साधनों में सबसे पहले ज्वालामुखी आता है। आपको सभी को पता है कि ज्वालामुखी उद्गार के समय सबसे उसमें गर्म तप्त लावा बाहर निकलता है, और वो जो गर्म तप्त लावा बाहर निकलता है वो लावा मित्रों यानी ठंडा होने के बाद सतह पर जम जाता है, जिससे हम अनुमान लगाते हैं कि शायद हो सकता है पृथ्वी का आंतरिक भाग कैसा हो, पृथ्वी का आंतरिक भाग तरल अवस्था में हो। लेकिन इससे कोई ठोस अनुमान हम नहीं लगा पाते हैं मित्रों। और लास्ट में आता है भूकंप, और भूकंप के माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हमको किसका नॉलेज होना चाहिए, भूकंप विज्ञान का अध्ययन होना चाहिए। जब हमको भूकंप विज्ञान का अध्ययन होगा तो हम आंतरिक संरचना का अनुमान
लगा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया कि भूकंप के दौरान जहां से पहले भूकंप स्टार्ट होता है, जो पॉइंट होता है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, उसको हम फोकस कहते हैं या उसी को अपकेंद्र कहते हैं। लेकिन जो पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले जहां पे भूकंप महसूस किया जाता है उसको अपन क्या कहते हैं, एपिसेंटर कहते हैं या अभिकेंद्र कहते हैं। क्या कहा जाता है, अभिकेंद्र कहा जाता है। अब ये जो पृथ्वी है यहां पे इसमें क्या है कि भूकंप के दौरान कई तरंगें उत्पन्न होती हैं और उन तरंगों की प्रकृति के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो ये तरंगें जो होती हैं, तो ये 3 प्रकार की तरंगें उत्सर्जित होती हैं भूकंप के दौरान, और तरंगों की जो प्रकृति है इसके आधार पर हम इसका अध्ययन करते हैं। और भूकंप का जो मापन किया जाता है वो कौन से यंत्र से किया जाता है, तो मित्रों भूकंप का मापन सीस्मोग्राफी यंत्र के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से, तो भूकंप का जो अंकन किया जाता है वो किया जाता है सीस्मोग्राफी यंत्र के माध्यम से भूकंप का अंकन किया जाता है। तो मैं समझता हूं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तो जो चैनल पे पहली बार आज मित्र जुड़े हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके मित्र हैं जो स्कूल लेक्चरर देना चाहते हैं ज्योग्राफी से, तो खासकर उन सबको आप कॉल करके या उनको वीडियो व्हाट्सएप पे शेयर करके एक बार उनको भी अवगत करा दीजिए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज सिर्फ और सिर्फ आपको डिस्कवरी क्लासेज पे यूट्यूब चैनल पे आपको मिलेंगी, और वो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऐसे नहीं कि एक वीडियो डाल दी, 2, अकॉर्डिंग टू सिलेबस अलग क्रम वाइज होगी। तो आपको वीडियो जैसे आज आपने 10 नंबर की वीडियो देख ली तो कल आपको 11 देखनी है, 12 देखनी है, उसके नेक्स्ट तो पॉइंट वो हिसाब से देखनी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।